वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला हर बुरी नज़र से महफूज रखें और हम सबको अपने उस ज़मान में रखें। दोस्तों, कराची में बहुत से ऐसे मकामात हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे ना नज़र आने वाली मखलूक को देखा गया है। हम लोग जब भी कोई नया घर लेते हैं तो उसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं। कई लोग घर में अच्छे अच्छे शोपीस लगाते हैं, कई लोग पेंटिंग लगाते हैं और कई लोग पौधे लगाते हैं अलग अलग तरह के। लेकिन जाने अनजाने में उन दरख्तों में उन पौधों में कुछ चीज़ें बसी हुई होती हैं और जब हम उन पौधों को वहाँ से हटाते हैं तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी मिसाल है जैसे किसी से उसका घर छीन लेना। कई बार जान का भी नुकसान होता है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी शहरोज़ नाम के एक लड़के की है जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर काफ़ी पुराने ज़माने के अंदाज से बना हुआ था, लेकिन घर काफ़ी बड़ा था जिसमें 3 कमरे, एक बड़ा सहन था और सहन में 4-5 अलग अलग तरह के दरख्त लगे हुए थे। शहरोज को अपना कमरा सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो घर के एक अलग कोने में बना हुआ था जहाँ से पूरा सहन नज़र आता था। उसने अपने कमरे को अच्छे से डेकोरेट किया और उस कमरे में रहने लगा। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था, बस काम पे जाता और काम से वापस आके अपने कमरे में रहा करता था। कभी बुक्स पढ़ता था तो कभी मूवीज़ वगैरह देखता रहता था। मामूल के हिसाब से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर कुछ हफ्तों के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे घर में कोई अजीब अजीब सी मूवमेंट हो रही है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे तो शहरोज अपने कमरे में बैठा हुआ मूवी देख रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो उसे लगा कि शायद उसके घर वाले उसे डरा रहे हैं या उसे मजाक कर रहे हैं, मगर जब उसने खिड़की की तरफ जाके देखा तो उसे उस दरख्त के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आया जो देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। पहले तो वो काफी घबराया, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसके जहन में यही था कि अगर मैं घर में किसी को बताऊंगा या तो वो लोग डर जाएंगे या मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और अपने कमरे में सो गया था। लेकिन उस दिन के बाद से उसे वो आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था कभी कोई हंस रहा हो या कभी कोई रो रहा हो, और अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उन दरख्तों के दरमियान चल रहा हो। किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन जब वो सहन जाता देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल खामोशी होती थी। एक दिन उसने अपनी वालदा से कहा, अम्मी एक बात पूछूं आपसे? वालदा ने कहा, हाँ बेटा पूछो। क्या आपको कभी इस घर में से कोई अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी हैं रात के वक्त, जैसे कोई बच्चों की आवाज़ें हों या कोई खेल रहा हो या कोई हंस रहा हो? उसके मेरे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम पूरा दिन काम पे होते हो, घर आते हो और कंप्यूटर में मूवीज़ देखते रहते हो या गेम खेलते रहते हो। तुम खुद आराम कभी नहीं करते हो। इस वजह से थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा। मगर वो जानता था कि ये उसका वहम नहीं है। एक दिन जब शहरोज अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो उसके एक दोस्त ने उसको एक बिल्ली का बच्चा ला के दिया। उसने सोचा कि शायद ये बिल्ली का बच्चा घर में रहेगा तो अगर ऐसी कोई मखलूक है तो वो इसके डर से भाग जाएगी। जैसे कि हर कोई जानता है कि बिल्ली की एक खासियत ये भी है कि वो जिस घर में होती है उस घर से असरात दूर भागते हैं। वो इसी नीयत से उस बिल्ली को घर लेकर आया था। लेकिन अगले ही दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी बिल्ली का बच्चा जो है वो उसके कमरे के दरवाजे के पास मरा पड़ा हुआ था। उसने अपनी वालदा को बताया कि मैं कल ये बिल्ली का बच्चा लाया था और ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज सुबह ये पता नहीं कैसे मर गया। इसके ऊपर कोई निशान नहीं, न ऐसा लग रहा है कि इसको किसी चीज़ ने दबा के मारा हो। उनकी वालदा ने आयतल कुर्सी पढ़ी और पानी पर दम करके घर के चारों कोनों में फूकना शुरू कर दिया।
तभी शहरोज की छोटी बहन ने कहा, मुझे भी लगता है कि इस घर में कुछ है। मैं जब भी सहन में बैठी हुई होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही हो। ये ऐसा लगता है कोई उन दरख्तों की तरफ से घूर रहा हो। लेकिन जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उनकी ये बात सुन के घर वालों को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। पहले तो उन्हें लगता था कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन अब चीज़ें बदलने लगी थीं। शहरोज मार्केट गया और वहाँ से एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आया। उसने सहन में वो कैमरा लगाया, लेकिन जब उसने अगले दिन वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो काफ़ी हैरत में आया। उसने देखा कि उस दरख्त के पीछे से कोई छोटे से दो बच्चे निकल के आ रहे हैं जो उस सहन में खेल रहे होते थे। उनकी सिर्फ आवाज़ें आती थीं और ऐसा लगता था कि कोई धुंधली धुंधली सी चीज़ कैमरे के आगे घूम रही हो। उसने बहुत कोशिश की उनकी शक्ल देखने की कि ये क्या मखलूक है, लेकिन उनकी शक्ल कभी समझ में नहीं आई उसे। लेकिन अभी उसने ये बात अपने घर में किसी को बताई नहीं थी। उसने यही सोचा था कि अगर मैं अपने घर में किसी को बताऊंगा तो ये सब खौफजदा होंगे। ये चीज़ें अभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो बेहतर यही है कि हम इनके मामले में दखल अंदाजी ना दें। उसने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, लेकिन जब वो रात को अपने कमरे में बैठा हुआ था तो उसे दोबारा हंसने और खेलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसने फौरन अपने लैपटॉप में कैमरा ऑन किया और देखने लगा। उसने यही देखा कि उस घर में एक दरख्त और था जो आधा कटा हुआ था। वो बच्चे उस दरख्त की तरफ से आते और खेलते रहते थे। जब उन बच्चों को खेलता हुआ देखा तो शहरोज के दिल में एक अजीब सा खौफ जागा। उसने जल्दी जल्दी के अपने लैपटॉप बंद किया और जाके अपने वालदा के कमरे में लेट गया। वालदा ने काफ़ी हैरत से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? लेकिन उसने उस वक़्त बस इतना ही कहा कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा यहाँ आके लेट जाऊं। लेकिन उस वक़्त उसके जहन में एक ही चीज़ चल रही थी, ये बच्चे कौन हो सकते हैं? क्या ये कोई जिन है या कोई छलावे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में किसी की रूह आबाद हो। अगले सुबह उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, अब्बू ने जो वो दरख्त काटा था उसके बाद से सब कुछ घर में अलग अलग सा नहीं लगने लगा? या ऐसा नहीं लगता कि उस दरख्त काटने के बाद से घर का माहौल काफ़ी बदलने लगा हो? उसकी वालदा पहले कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, हाँ, वो दरख्त को काटने से तो हमारे पुराने किराएदारों ने भी मना किया था। उनका कहना था कि उस दरख्त में कुछ है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उस वक़्त शहरोज के लिए ये बात काफ़ी दिल को दहला देने वाली थी, लेकिन उसने उस वक़्त ये फैसला किया कि अब वो एक बार इस पूरे घर को सही से देखेगा। वो छत पर गया, छत का हर एक कोना देखा, घर के कमरों के हर एक कोने को एक अलग नज़र से देख रहा था। नॉर्मली जब भी हम किसी घर में जाते हैं तो हम उसको एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, लेकिन वो उस वक़्त ऐसे नज़र से देख रहा था जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। हर एक कमरे में जाने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो उस दरख्त के पास गया जो कटा हुआ था तो उसने वहां जाकर महसूस किया कि वहां की मिट्टी कुछ ज्यादा ही सूखी हुई है और उस मिट्टी में एक अजीब सी कालक थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस मिट्टी को अंदर से किसी ने जलाया हो। उसने जब उस जगह की मिट्टी को थोड़ा सा खुरेदा तो काफी घबरा गया, क्योंकि उसे वहां मिट्टी में दबी हुई एक छोटी सी गुड़िया मिली जिसके पूरे जिस्म पे खून के निशान थे। शहरोज ने जब उस गुड़िया को उठाया तो उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना नजर आने वाली मखलूक उसके जिस्म पे हावी हो रही हो। उसने जल्दी जल्दी उस गुड़िया को वापस उसी जगह दफना दिया और खामोशी से जाके अपने कमरे में बैठ गया। वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आया। एक अजीब सा खौफ उस पर तारी हो चुका था। उस रात शहरोज ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि उस घर में एक गार्डन बना हुआ था और हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो उस गार्डन में खड़ा हुआ था कि अचानक उसे बच्चों की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा 4-5 छोटे छोटे बच्चे दरख्त के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं और उनकी आंखें खुली हुई थी और वो अजीब सी आवाज़ में गुर्रा रहे थे और मुस्तकिल शहरोज की तरफ ही देखे जा रहे थे। फिर अचानक एक बच्चा उसकी तरफ आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें बिल्कुल काली। उसने आके बस शहरोज से इतना ही कहा
ہمیں ہماری جگہ واپس کر دو، تم نے ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت شہروز کو اس خواب میں اتنی سچائی نظر آئی کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے ساتھ حقیقت میں ہو رہا ہے ایسا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھا تو اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ خوف کے مارے وہ کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹ آن کی اور صوفے کے اوپر بیٹھا رہا۔ اگلی شام کو اس کے چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی گارڈن میں ایک بچہ مجھ سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور بس وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن وہ کافی عجیب سا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کافی خوف آ رہا تھا تو میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے اسے بس یہی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میری کمر پہ زور سے ہاتھ مارا۔ اس وقت سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید گھر کی باتیں سن سن کے ارحم نے بھی اپنی طرف سے کہانیاں بنانا شروع کر دیں، لیکن جب شہروز نے اس کی کمر کی طرف دیکھا تو اس پہ کسی چھوٹے بچے کے پنجے کے نشان تھے۔ شہروز نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس گھر میں کچھ ہے جن کو ہم نے پریشان کر دیا ہے، اب وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے گلی کے کونے پہ بنے ہوئی مسجد سے ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے اس درختوں کی طرف دیکھا اور بس اتنا ہی کہا کہ یہ جو صحن ہے، یہاں پہلے ایک گارڈن بنا ہوا تھا۔ اسی وقت شہروز کے ذہن میں وہی سپنا آنے لگا کہ اس نے اپنے آپ کے گارڈن میں کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اس جگہ پر ٹہل رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ ہے، یہاں کسی اثرات کا سایہ نہیں ہے، یہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جادو کیا گیا ہو اور کچھ روحوں کو یہاں قید کیا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس درخت کو کاٹا ہے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مولوی صاحب نے شہروز کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کو ابھی اس گھر میں کتنا وقت ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہاں ابھی کوئی 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی اور ان کے بارے میں کافی مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ روحوں کو یہاں قید کر دیا ہو یا کچھ خطرناک شیطانوں کو یہاں قید کیا ہو، لیکن وہ لوگ بھی کافی جلدی یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے انہی گھر کے درختوں میں ان روحوں کو قید کر دیا ہو۔ اس رات شہروز ایک اور کیمرہ لے کے آیا اور اس نے اس کو صحن کے دوسری طرف لگایا۔ اگلے دن جب اس نے اس کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو اس کے جسم میں ایک عجیب سا خوف طاری ہونے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم میں وائبریشن ہو رہی ہو۔ اس نے ریکارڈنگ میں دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا، کوئی موویز وغیرہ دیکھ رہا ہوتا یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا، تو اس کے کمرے کی جو کھڑکی بنی ہوئی تھی اس کے نیچے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آتا اور اس کے کمرے کے اندر دیکھتا رہتا، اور ایسا لگتا جیسے وہ شہروز کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ بس وہ اس کھڑکی کے پاس تھوڑی دیر کھڑا رہتا اور کمرے کے اندر مستقل گھورتا رہتا۔ نارملی جو ہمارے گھروں میں کھڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو یا تو گھر کے صحن کی طرف کھلتی ہیں یا گھر سے باہر کھلتی ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقتاً پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اس کھڑکی کے آس پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن جس وقت وہ یہ ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا تو اس وقت اچانک سے اس کے اسکرین دھندلی ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسکرین خراب ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک کیمرے کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آیا اور وہ یہی کہہ رہا تھا، ہمیں ہماری جگہ واپس کر دو، تم نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کے ذہن میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے کہ کون ہو سکتے ہیں بچے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ درخت ان کے گھر ہوں اور ہم نے ان کا گھر اجاڑ دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس درخت میں ان کی روحیں آباد ہوں جو اب آزاد ہو چکی ہیں؟ یا اس جادو کرنے والی عورت نے جن کو اس درختوں میں قید کیا ہوا تھا اب وہ اس قید سے آزاد ہیں؟ اب شہروز کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، وہ صرف ایک ہی بات سوچتا رہتا تھا، یہ بچے کون ہیں؟ کیا ان کا
कोई कत्ल हुआ है या वाकई में ये कोई ऐसी मखलूक है जिनको कैद किया गया है। अगली सुबह उठकर शहरोज ने मोहल्ले वालों से उस घर के बारे में तहकीकात करना शुरू की। बहुत से लोग अपने अपने नजरियात पेश कर रहे थे, लेकिन हर किसी की बात आखिर में एक जैसी ही होती थी। उसको ये बात पता चली कि इधर पहले एक फैमिली रहती थी, उनके छोटे बच्चे थे। एक दिन इस घर में गैस की लीकेज की वजह से एक आग लगी थी, जिसके बाद उस घर में सब जल गए थे, कोई नहीं बचा था। कुछ टाइम के बाद इधर एक फैमिली आई थी, जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये लोग जादू करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो जब फैमिली जली थी, सबकी बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन उसमें से 2 बच्चों की लाशें गायब थीं। वो कहाँ गईं किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो फैमिलीज घर में आई और वो जादू टोने करती थीं, तो अक्सर आसपास के लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा लगता था जैसे गली में कोई बच्चे खेल रहे हैं। और जब वो लोग उन बच्चों की तरफ देखते थे तो वो बच्चे उस घर में दाखिल हो जाते थे, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद होता था और बच्चे दरवाजे के आर पार जा रहे होते थे। लोग खौफ के मारे उधर आते नहीं थे, ना उनसे कुछ पूछते थे। वो फैमिली भी ऐसी थी जो ना किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना घर से बाहर आया करती थी। कहते हैं कि उस घर की जो औरत थी वो काला जादू करती थी। उसने ही उन बच्चों को कैद किया हुआ है इस घर में, और जो उनके बड़ों की रूहें थीं उनको भी बुला के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन रूहों ने उस औरत के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से वो लोग रात ही घर छोड़ के भाग गए थे। जब शहरोज ने आके ये बात अपने घर वालों को बताई तो उनकी वालदा के जहन में वही बात आई कि एक औरत ने कहा था कि इस घर के दरख्तों को मत काटना, इनमें कुछ चीज़ें हैं। उनको अब समझ में आया था कि उस औरत ने क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि उसने इस घर के दरख्तों में रूहों को कैद किया हुआ था। शाम का वक्त था। शहरोज जाके उस मौलवी साहब से मिला। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा मेरे घर आएं और आके मेरे घर में कुरान की तिलावत करें। जब मौलवी साहब उसके घर आए तो वो टहलते हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि इस जगह पे कोई कब्र है। उन्होंने शहरों से कहा कि हो सकता है यहाँ किसी को दफनाया गया हो। उस वक्त शहरों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके जहन में यही बात थी कि हो सकता है इस जगह पे जो पहले कोई गार्डन था उसमें कोई कहानी आज भी जिंदा है, कोई ऐसी कहानी जो इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है और जो अब उभर के बाहर आ रही हैं। उसने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब ये वक्त मुनासिब नहीं है, घर वाले वैसे इतना डरे हुए हैं, और अगर हम ऐसी कोई बात करें या ऐसी कोई चीज़ ढूंढें तो सब डर जाएंगे। मौलवी साहब भी खामोशी से वहाँ से चले गए। लेकिन उस रात एक अजीब वाक़या हुआ। घर में सब सो रहे थे। शहरोज की छोटी बहन एकदम चीखते हुए उठी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो मुस्तकिल सहन की तरफ देखे जा रही थी और काफ़ी देर तक चुप थी। घर वालों के काफ़ी पूछने के बाद उसने कहा कि मैंने एक बच्चे को सहन में खेलते हुए देखा। वो बार बार इस कमरे के दरवाजे की तरफ आ रहा था और कोई दूसरा उसको खींच के लेके जा रहा था। अचानक वो बच्चा मेरी तरफ देखा और ज़ोर से चीखने लगा। घर वालों को लग रहा था कि शायद इसने कोई ख्वाब देखा, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। उस घर में उस वक़्त इतना खौफ था कि कुछ लोगों को उस घर में नींद नहीं आ रही थी। वो ख्वाब नहीं, एक हकीकत था। शहरोज ने जब अपनी बहन का हाथ पकड़ा तसल्ली देने के लिए, तो उसका पूरा हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से रूह निकल रही हो। और उस वक़्त उसने गौर किया कि उसके बहन की कलाई के ऊपर किसी के उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई उस बच्चे को नहीं, उसकी बहन को खींच रहा हो। उस वक़्त उनकी वालदा ने रोना शुरू किया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये कोई ख्वाब नहीं, अब वो चीज़ें उनके कमरों में भी दाखिल होने लगी थीं और अब ऐसे हादसात होना एक मामूल बन चुके थे। ये सब दरख्त काटने की वजह से हुआ है। जब तक उन्हें वापस उस दरख्त में कैद नहीं कर देंगे
तब तक वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें कैसे भी करके उस औरत को बुलाना होगा। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उस औरत को कहाँ ढूंढें। अगली सुबह मौलवी साहब दोबारा खुद आए और उन्होंने कहा, इन बच्चों की रूहें अब खुली सांस ले रही हैं। उनका जो दरख्त था अब वो कट गया है। अब या तो इन्हें आज़ाद ही रहने दो या किसी तरीके से इन्हें कैद करो, वरना तुम लोग सब एक एक करके एक दूसरे को खो दोगे। शहरोज ने कहा, आज़ादी? कैसी आज़ादी? वो अपनी मर्जी से इस घर में घूमते हैं। वो जब चाहे जैसे चाहे किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मौलवी साहब ने कहा, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनकी ज़बान समझो, या तो शायद वो तुमसे अपनी आखिरी आरामगाह मांग रहे हैं, लेकिन शायद वो तुम्हें बता नहीं पा रहे हैं। उस रात शहरोज ने फैसला किया कि वो उस गार्डन वाली जगह पे जाएगा। जब घर में सब अपने अपने कमरों में थे, शहरोज को यही लग रहा था कि अब सब सो गए हैं। वो खामोशी से उस जगह गया और जाके उस जगह पे खुदाई करना शुरू कर दी जिस जगह उसे वो गुड़िया मिली थी। और जैसे उसने खुदाई करी तो कुछ देर बाद उसे एक चीज मिली, एक पुरानी घंटी। एक ऐसी घंटी जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हो, और एक कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा हुआ था, आज हमें यहाँ सुला दिया गया है। हम सब भूखे थे और हमें किसी ने जला दिया था। हम अपनी अम्मी को चीख चीख के बुला रहे थे, मगर किसी ने हमारे मुंह पे हाथ रखा और हमें इस मिट्टी में दबा दिया। हमें बस यही कहा गया कि खामोशी से सो जाओ, वरना हमेशा के लिए सुला दूंगा। और फिर उसके बाद हमें इस मिट्टी में दबा दिया। शहरोज को अब इस बात का यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ बच्चों का कत्ल हुआ है। यहाँ कोई हादसाती मौत नहीं हुई थी। अगले दिन वो ये सफ़ा लेके मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने कहा, हमें उस जगह को मज़ीद खोदना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ से हमें किसी की लाश मिले। हम उसे वहाँ से निकाल के कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देंगे। रात के वक्त मौलवी साहब आए वहाँ पे, और उस वक्त उस घर का माहौल काफ़ी गर्म था। सहन खुला हुआ था, आसपास हवाएं चल रही थी, लेकिन उस जगह पे काफ़ी अजीब सी तपिश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पे हवा दाखिल ही नहीं होना चाह रही हो। उन्होंने जैसी उस जगह की खुदाई शुरू की तो अचानक उन्हें गार्डन के एक कोने से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। और फिर एकदम खामोशी हो गई। लेकिन ये अभी इस हादसे की शुरुआत थी। उस रात जब शहरोज ने अपने कमरे की तरफ देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खिड़की की तरफ कोई खड़ा हुआ है और मुस्तकिल उसकी तरफ देखे जा रहा है। और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे बाहर निकल रही हों। एक बच्चा जो चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे भी दफन करो, मुझे भी यहाँ से निकालो, मुझे भी मेरी आखिरी आरामगाह पहुँचाओ। शहरोज ने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे वो रूहें उससे बात कर रही हों। उस रात के बाद शहरोज ने डिसाइड किया कि वो उस घर के हर एक कोने को चेक करेगा, हर दीवार, हर एक दरख्त की साइड पे, हर एक कोने की दीवार के पीछे छुपी हुई कहानी समझेगा। जब सब सो रहे थे तो वो हाथ में एक टॉर्च लेकर स्टोर रूम की तरफ गया। वहां एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई सी चीज का नक्शा बना हुआ हो और इर्द गिर्द कोई जादू टोने के अल्फाज लिखे हुए थे। लेकिन जब उस नक्शे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो उस घर का नक्शा है और उस पूरे नक्शे के ऊपर कोई अजीब सी जबान लिखी हुई थी। या तो उस पूरे घर को कैद किया हुआ हो या तो उस दरख्त को कैद किया हुआ हो। अब इन बातों का समझना उसके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन शहरोज ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, क्या इस घर में कोई ऐसा कमरा है जो हमारी आंखों से ओझल हो या कोई बेसमेंट हो? उसकी अम्मी ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे अब्बू ने बताया है कि इस घर में एक ऐसा कमरा है जहां हमें जाने से शुरू से ही मना किया गया है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाएगा तो वो अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा,
लेकिन तुम उस कमरे की तरफ कभी जाना मत। और तुम्हें किसने कहा है कि इस घर में ऐसा कमरा है जो तुमने मुझसे ये सवाल पूछा? तो उसने अपनी वालदा को वो मैप दिखाया। उसने कहा इस घर में देखें हर एक कमरे का नक्शा बना हुआ है, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो जाहिर नहीं है लेकिन उसका प्रॉपर नक्शा बना हुआ है। लेकिन उसकी वालदा ने उसको काफ़ी सख्ती से मना किया कि उस तरफ मत जाना। रात को जब सब सो रहे थे, शहरोज़ ने नक्शे के मुताबिक ज़मीन को खोदना शुरू किया। उसे ज़मीन खोदते हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक उसे उसी ज़मीन में से एक सुनहरे कलर की मोमबत्ती नज़र आई। उसने उस मोमबत्ती को उठाया और फिर मज़ीद खुदाई करना शुरू करी। उसे अब ये यकीन होने लगा था कि यहाँ कुछ है। अब उसे अनकरीब एक रास्ता मिलने वाला है। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका वो फावड़ा किसी दरवाजे से जाके टकराया। उसने फौरन हाथ से मिट्टी हटाना शुरू की, और जब उसने देखा कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है, उसने फौरन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे वो उस दरवाजे को खोल रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। उसने वो टॉर्च ऑन की और अंदर की तरफ झांकने लगा। अंदर एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी बनी हुई थी जो नीचे जाने का रास्ता थी, और अंदर काफ़ी अंधेरा और काफ़ी ठंडा माहौल था अंदर का। अब वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था तो उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई सड़ी हुई चीज़ पड़ी हुई है, या तो लकड़ियों की स्मेल, या तो शायद उधर कुछ लाशें दफन थीं। अचानक उसकी नज़र एक कोने पे गई जहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन पे किसी के पाँव पड़े हुए हों। उसे जब उस तरफ टॉर्च मारी तो वो पाँव अचानक से उसके सामने से खिसक के एक संदूक के नीचे चले गए। कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस संदूक के ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा हो। उसे अब ये यकीन होने लगा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बेसमेंट को खोलने की। वो कोशिश करके वहाँ से निकलने लगा था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापसी की सीढ़ियाँ चढ़ सके। अब वो उस जगह पे ही खड़ा रहा और उसने अपनी खौफ के मारे आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर के बाद उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ कुछ नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी आंख खोली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस संदूक के पीछे कोई छोटा बच्चा खड़ा हुआ देख रहा है उसे, और वो उससे यही कह रहा है, उन्होंने मुझे जिंदा दफन किया था, उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मैं अपनी अम्मी को बुला रहा था मगर कोई मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। शहरोज़ को उस वक़्त ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक हकीकत देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून एक ही जगह जम गया हो। उसने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी और वहाँ से निकलने लगा। लेकिन जब वो वापस बाहर आया तो उसने देखा उसके सारे घर वाले उठे हुए हैं और वो उसी की तरफ देखे जा रहे हैं। अब उसको अपने घर वालों से भी खौफ आ रहा था। उसके वाले साहब ने गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? अब वो रात उसके घर वालों के लिए काफ़ी मुसीबत भरी रात हो चुकी थी। तमाम घर वाले जागे हुए थे। उसका छोटा भाई अरहम और उसकी बहन, उसकी वालदा और उसके वालिद साहब काफ़ी डरे हुए थे। उस घर में ऐसा लग रहा था जैसे अब वो चीज़ें घूम रही हैं। चीखों की आवाज़ें, अजीब अजीब शोर की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था कि उस घर में आग लगी हुई है और लोग जल रहे हैं उस घर में। वो रात उन्होंने बहुत मुश्किल से उस घर में गुजारी। जैसी सुबह हुई, उन्होंने जल्दी जल्दी उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद किया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने आके कहा, आपने ऐसी हरकत करी ही क्यों? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो हम ये कहें कि आपने उनकी कब्रों को खोल दिया है, या आपने एक ऐसी जगह का रास्ता खोल दिया है जिस जगहों से कुछ ना नजर आने वाली मखलूक के ताल्लुकात जुड़े हुए थे। बिलाखिर उन लोगों ने उसी दिन वो घर खाली कर दिया। इस बात को कुछ महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अपनी जगह नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अक्सर उनको अजीब अजीब ख्वाब आते, अजीब अजीब ख्यालात आते। वो जिस भी घर में जाते उनको ऐसा लगता जैसे वो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। शहरोज़ की ज़िंदगी अब काफ़ी मुसीबत भरी हो चुकी थी। उसको अब अकेले रहने से खौफ आता था। उसे ऐसा लगता था वो जहाँ भी जाते कोई उसे देख रहा है।
یا کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اسے اپنی طرف بلا رہا ہو، یا وہ شہروز کو شاید اب اپنا چکے تھے یا اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے تھے۔ ایک رات جب شہروز سو رہا تھا تو اسے خواب میں دیکھا کہ وہ اسی گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور گھر میں ایک عجیب سا اندھیرا تھا۔ گھر کا دروازہ مٹی میں دبا ہوا تھا، لیکن وہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ شہروز اس گھر کے اندر جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے کمرے میں اس کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو وہ اس کو اٹھا کے باہر لانا چاہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھا کہ وہ اس گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے اور گھر کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں، جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، اور گھر کے اندر ایک اندھیرا اور بے رونقی سی تھی۔ اس کے آس پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے جو اس کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس کمرے میں وہی عورت نظر آئی جو کالا جادو کرتی تھی۔ جب شہروز اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے وہاں سے اپنی چیزیں اٹھانے کی کوشش کری، لیکن جب وہ اپنی چیزیں اٹھا کے پلٹ رہا تھا تو اچانک اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اگلے دن جب اس کے گھر والے اس کو اٹھا رہے تھے تو وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر تک اس کو اٹھانے کے بعد اس کے گھر والوں نے یہ بات مان لی تھی کہ شہروز اب زندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق اسی وقت اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی جب وہ اس بیسمنٹ میں گیا تھا۔ کئی بار ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بظاہر اس وقت ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یا کچھ فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ ہم سے دوبارہ ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سچ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ گھر حقیقتاً ایک جگہ واقع ہے اور یہ حادثہ بھی ایک سچ سے جڑا ہوا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جب بھی آپ کسی گھر میں شفٹ ہوں، چاہے وہ آپ اپنا گھر خریدیں یا کرائے پر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایسی کوئی چیز موجود ہے تو انہیں ان کی حد تک رہنے دیں، ان کے معاملات میں داخل کبھی مت ہوں، کیونکہ کئی بار ہمارے جذباتی فیصلے ہماری موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ شہروز نے جیسی غلطی کی، وہ اپنی جگہ صحیح تھا، وہ اپنی فیملی کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چیز اس کے گھر والوں کو کافی نقصان پہنچا رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلا تو گیا، مگر پھر بھی وہ اس کے پیچھے لگے رہے، اور یہ خواب شہروز کے والد صاحب نے دیکھا تھا کہ شہروز اس گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز سے جڑے رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔